पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान की तपती रेत पर जब सूरज की किरणें चमकती थीं, तब लगता था मानो धरती पर कोई स्वर्णिम तेज उतर आया हो। उसी तेज से जन्म लेने वाला एक महान योद्धा था पृथ्वीराज चौहान। वह सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शूरवीर था जिसकी तलवार की धार पर इतिहास ने करवटें लीं। दिल्ली और अजमेर की भूमि, जिसे आज भी उसकी गाथाएं बाकर गर्व महसूस होता है। पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी के घर हुआ। बचपन से ही उसमें असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता के लक्षण थे। जब अन्य राजकुमार खिलौनों से खेलते थे, तब पृथ्वीराज लकड़ी की तलवार लेकर युद्ध की मुद्रा में अभ्यास करता था। उसकी आंखों में चमक थी, मन में जोश और हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम। कहते हैं कि एक बार जब वह केवल 8 वर्ष का था, उसने अकेले ही एक जंगली शेर का सामना किया था। न डरा, न पीछे हटा। यही क्षण था जब राज्य के सभी दरबारी समझ गए कि यह बालक कोई सामान्य शासक नहीं, बल्कि भविष्य का महान सम्राट होगा। राजकुमार को गुरु वत्स्यायन और गुरु कन्हा के सान्निध्य में शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा मिली। जहां एक ओर वह व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र में निपुण हुआ, वहीं दूसरी ओर धनुष बाण, तलवार और घुड़सवारी में भी उसे महारत हासिल हुई। बहुत ही कम उम्र में वह शौर्य और धैर्य का परिचय देने लगा। उसके पिता सोमेश्वर ने जब देखा कि पुत्र अब योग्य हो चुका है, तो उन्होंने उसे शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ ही वर्षों में पृथ्वीराज की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। दिल्ली और अजमेर उसके अधीन थे, लेकिन उसका हृदय एक योद्धा का था, जिसने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उसकी नीति थी, न्याय के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना न्याय असहाय। इसी समय उसकी प्रसिद्धि कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता तक पहुंची। संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थी, जो सौंदर्य और बुद्धि दोनों में अनुपम थी। वह पृथ्वीराज के शौर्य की गाथाएं सुनती थी, उसकी वीरता के चित्र देखती थी और उसके प्रति आकर्षित हो गई। पृथ्वीराज भी संयोगिता की रूप गुणों से प्रभावित हुआ, लेकिन समस्या थी जयचंद और पृथ्वीराज में गहरी राजनीतिक दुश्मनी। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज को आमंत्रित ही नहीं किया। इसके स्थान पर उसने पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर स्थापित करवा दी। लेकिन क्या कोई प्रेमी योद्धा अपने प्रेम को अपमानित होते देख सकता है? पृथ्वीराज ने अपने मित्र चंद्रवरदाई की मदद से एक योजना बनाई और स्वयंवर के दिन घोड़े पर सवार होकर दरबार में घुस आया। जैसे ही संयोगिता ने जयमाल लेकर पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना दी, पृथ्वीराज उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से निकल पड़ा। यह दृश्य न केवल प्रेम का, बल्कि साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। जयचंद क्रोधित हुआ, लेकिन कुछ न कर सका। यह विवाह इतिहास में एक प्रेम कथा से कहीं अधिक एक साहसी निर्णय बन गया, जिसने चौहान वंश को एक नया गौरव प्रदान किया। लेकिन पृथ्वीराज की असली परीक्षा अभी बाकी थी। गौरी का आक्रमण शुरू हो चुका था। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का एक योग्य सेनानायक, भारत की संपत्ति और सत्ता पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने कई छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, लेकिन जब उसका सामना पृथ्वीराज से हुआ, तो इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। गौरी ने अपने विशाल सैनिक दल के साथ आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं ने दुश्मन को धूल चटा दी। गौरी स्वयं घायल हुआ और युद्धभूमि से भाग गया। यह विजय पृथ्वीराज की शक्ति का प्रमाण थी, लेकिन यहीं वह एक बड़ी गलती कर बैठा। उसने अपने पराजित शत्रु को माफ कर दिया। गौरी अपमानित होकर लौटा, लेकिन अब की बार उसने पूरी योजना बनाकर हमला किया। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। गौरी ने इस बार चालाकी से युद्ध लड़ा और राजपूत सेना की एकजुटता में कमी आ गई। दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। तराइन के दूसरे युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। उसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई। वह महान योद्धा, जो कभी अपने तीव्र दृष्टि से दुश्मन के इरादों को भी पढ़ लेता था, अब अंधकार में कैद था। मोहम्मद गौरी ने समझा कि उसने पृथ्वीराज को हराकर भारत की आत्मा को कुचल दिया है, लेकिन वह नहीं जानता था
कि एक सच्चा वीर कभी केवल शरीर से नहीं लड़ता, वह आत्मा से लड़ता है। और पृथ्वीराज की आत्मा अब भी अडिग थी, अजेय थी। घौरी ने उसे दरबार में अपमानित करना चाहा, उसे एक सामान्य गुलाम की तरह पेश किया गया। लेकिन पृथ्वीराज के चेहरे पर भय का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें भले ही ना देख रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा सब कुछ देख रही थी। तभी गजनी के दरबार में प्रवेश हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने कहानी को मोड़ दिया, कवि चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का मित्र, राजकवि और विश्वासपात्र। जब उसे जात हुआ कि उसका राजा बंदी बन चुका है, तो वह साधु का वेश धारण कर गजनी पहुंचा। वह घौरी के दरबार में गुप्त रूप से घुसा और धीरे धीरे उसके विश्वास में आ गया। उसे वहां रहने की अनुमति मिली और एक दिन ऐसा आया जब वह पृथ्वीराज से मिल पाया। उनकी भेंट ने इतिहास को नया मोड़ दिया। चंद्रवरदाई ने देखा कि पृथ्वीराज अब भी भीतर से वही सिंह है जिसकी केवल आंखें छीनी गई हैं, आत्मबल नहीं। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसा अंतिम वार जो पृथ्वीराज को अमर बना देगा। गौरी ने एक दिन दरबार में पृथ्वीराज को बुलाया और कहा, हमें सुना है कि तू शब्द बाण चलाने में भी निपुण है, क्या अब भी वह क्षमता है तुझमें? यह कहकर गौरी ने उसका उपहास उड़ाया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। चंद्रवरदाई ने तत्काल अवसर पहचाना और बोला, हाँ, मेरा राजा शब्दभेदी बाण चलाने में अब भी निपुण है। यदि अनुमति हो तो वह अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। गौरी ने सोचा, एक अंधा कैदी, वह क्या कर लेगा, और उसने अनुमति दे दी। दरबार के बीच पृथ्वीराज को धनुष और एक बाण दिया गया। चंद्रवरदाई धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। यह संकेत था, 4 बांस यानी 12 गज की दूरी, सुल्तान उसके ठीक सामने है। पृथ्वीराज ने बिना आंखों के, केवल शब्दों के आधार पर दिशा तय की। उसका तन अंधकार में था पर मन तेजस्वी। उसने धनुष चढ़ाया, वार खींचा और एक ही वार में सुल्तान गौरी को वहीं ढेर कर दिया। सन रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि एक अंधा कैदी कैसे शत्रु के हृदय को भेद सकता है। यह था पृथ्वीराज चौहान का अंतिम लेकिन अमर प्रहार। इसके बाद चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज से कहा, अब इस धरती पर तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखे बिना परंतु आत्मिक एकता में जीवन को वीर गति में बदल दिया। कहा जाता है कि उसी क्षण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, एक साथ, एक आत्मा की तरह। पृथ्वीराज की गाथा केवल युद्धों की नहीं, अपितु साहस, प्रेम, सम्मान और अंतिम क्षण तक लड़ने के जज्बे की गाथा है। उसने दिखाया कि पराजय केवल शारीरिक होती है, मन की नहीं। उसकी आखिरी विजय ने यह सिद्ध किया कि आत्मा की शक्ति तलवार से अधिक तेज होती है। आज भी राजस्थान की हवाएं उसकी गाथाएं गाती हैं। यह रहा पृथ्वीराज चौहान की कहानी का अगला भाग, तीसरा 1000 शब्दों का खंड, जिसमें उनके प्रमुख युद्ध, प्रशासनिक कौशल, उपलब्धियां और ऐतिहासिक प्रभाव को विस्तार से दर्शाया गया है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता सिर्फ प्रेम और युद्ध तक सीमित नहीं थी, वह एक कुशल शासक और प्रजावत्सल राजा भी था। उसका साम्राज्य केवल तलवार की धार पर नहीं, बल्कि न्याय, नीति और संस्कृति पर टिका था। दिल्ली और अजमेर जैसे 2 शक्तिशाली नगरों को उसने अपने अधीन रखा और वहां ऐसा शासन चलाया जिसकी मिसाल दी जाती थी। उसके दरबार में विद्वानों, कलाकारों और योद्धाओं को विशेष सम्मान प्राप्त था। चंद्रवरदाई जैसे कवि उसकी दरबार की शोभा थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना कर उसे अमर कर दिया। यह ग्रंथ न केवल पृथ्वीराज की वीरता का दस्तावेज है, बल्कि उस युग की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का भी प्रमाण है। पृथ्वीराज का साम्राज्य उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। आज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उसका प्रभाव था। उसने कई छोटे राज्यों को एकजुट किया और उन्हें एक संगठित शक्ति में बदला। उस युग में जब भारत में आपसी द्वेष और विखंडन व्याप्त था, पृथ्वीराज ने एकजुटता का संदेश दिया। पृथ्वीराज को रणनीति में महारत हासिल थी। उसका सबसे प्रमुख युद्ध मोहम्मद गौरी के विरुद्ध तराइन का पहला युद्ध 1191 था। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था। जयचंद को छोड़कर अधिकांश राजाओं ने पृथ्वीराज के नेतृत्व को स्वीकार किया। युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। गौरी स्वयं घायल होकर युद्धभूमि से भाग निकला। यह विजय न केवल एक सैन्य सफलता थी, बल्कि हिंदू राज्यों के मनोबल को भी ऊंचा उठाने वाली थी।
परंतु इसी विजय के बाद उसने गौरी को माफ कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। यही गौरी एक वर्ष बाद तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ई में अत्यधिक तैयारी के साथ लौटा और पृथ्वीराज की सेना को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में कई हिंदू राजा पृथ्वीराज के साथ नहीं थे और यह विघटन ही पराजय का कारण बना। इतिहासकार मानते हैं कि यदि पृथ्वीराज ने जयचंद से शत्रुता न पाल रखी होती तो भारत का इतिहास भिन्न होता, परंतु फिर भी युद्धभूमि में उसकी वीरता, अंतिम क्षण तक मुकाबला करने का जज्बा और शत्रु के बीच जाकर भी आत्मसम्मान को न झुकाना उसे इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में स्थान दिलाता है। पृथ्वीराज का प्रशासन न्याय पर आधारित था। उसके राज्य में सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार मिला हुआ था। किसानों, व्यापारियों, योद्धाओं और कलाकारों को सुरक्षा और समर्थन प्राप्त था। उसके शासन में अपराध की दर बहुत कम थी और दरबार में नियमित रूप से जनसुनवाई होती थी। उसने किलों का निर्माण कराया, जलाशयों की व्यवस्था करवाई और सड़कों को सुरक्षित बनाया। उसने सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर चौकियां स्थापित करवाईं। उसका उद्देश्य न केवल शत्रुओं से रक्षा करना था, बल्कि प्रजा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना था। पृथ्वीराज के शासनकाल में कला, साहित्य और संगीत को भी बढ़ावा मिला। चंद्रवरदाई जैसे कवि न केवल उसकी वीरता को गीतों में पिरोते थे, बल्कि आम जनता को भी राष्ट्र प्रेम और साहस का संदेश देते थे। यही कारण है कि पृथ्वीराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी बना। उसके दरबार में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में रचनाएं होती थीं। राजस्थानी लोकगीतों में आज भी उसकी वीरता को गाया जाता है। पृथ्वीराज ने यह सिद्ध किया कि तलवार के साथ कलम भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भले ही उसका साम्राज्य धीरे धीरे इतिहास की गर्त में समा गया, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं मिटी। उसकी वीरता, उसके प्रेम, उसके आत्मसम्मान और अदम्य साहस ने उसे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक लोकनायक बना दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी कवियों, गायकों और लोकगाथा कहने वालों ने उसे अपनी कहानियों का नायक बनाया, जो आंखों से अंधा होकर भी लक्ष्य को भेद सकता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित यह महाकाव्य केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि उस काल का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें केवल युद्धों का विवरण नहीं है, बल्कि वह भावनाएं हैं जो एक राजा को जनता का प्रिय बनाती हैं। प्रेम, त्याग, प्रतिशोध, नीति, क्षमा और बलिदान। यह ग्रंथ भारत की सांस्कृतिक और वीर परंपरा का हिस्सा बन गया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के कई भागों में आज भी वीर गीत गाए जाते हैं, जिनमें पृथ्वीराज का नाम लिया जाता है। राजस्थान की महिलाओं की जुबान पर आज भी वो गीत हैं जो युद्ध पर जाते समय उनके पतियों को गाया जाता था, जैसे चल महारा वीर पृथ्वीराज, रण में ढाल ले चढ़ी, मत डर रे पन्ना राजपूत, थारी सौगंध हड़ी। पृथ्वीराज की गाथा अब इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई है। ग्रामीण भारत में बच्चों को उसकी कहानियां सुनाकर शौर्य, सम्मान और न्याय के मूल्यों को सिखाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान केवल युद्धभूमि का योद्धा नहीं था, वह भारतवर्ष के लिए एक आदर्श बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के समय कई क्रांतिकारियों ने उसकी कहानियों से प्रेरणा ली। भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे महान सपूतों को वीरता का पाठ पृथ्वीराज जैसी विभूतियों की जीवनी से ही मिला। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तब भी देशभक्तों को यह कहानी याद दिलाती रही कि एक अंधा भी अत्याचारी को समाप्त कर सकता है, अगर उसके भीतर साहस जीवित हो। हालांकि पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद चौहान वंश कमजोर पड़ा और दिल्ली पर घोरी ने कब्जा कर लिया, लेकिन वह विजय स्थायी नहीं थी। पृथ्वीराज की गाथा ने राजपूत समाज को नई चेतना दी। सिसोदिया, राठौड़, भाटी और अन्य राजपूत वंशों ने उसकी स्मृति को संजोकर नई प्रतिरोध की लहरें खड़ी की। उसी भावना ने आगे चलकर महाराणा प्रताप, राणा सांगा और वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे योद्धाओं को जन्म दिया। आधुनिक भारत में सम्मान, उस भी भारत में पृथ्वीराज चौहान के नाम से कई स्मारक, संस्थान और मार्ग बने हुए हैं। नई दिल्ली में पृथ्वीराज रोड देश की राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित मार्गों में से एक है। राजस्थान और हरियाणा के कई स्कूलों में उसे नायक के रूप में पढ़ाया जाता है। 2022 में पृथ्वीराज चौहान पर आधारित एक फिल्म भी बनी, जिसने नई पीढ़ी को उनकी वीरता से परिचित कराया। इसके अलावा अश्वशक्ति, धनुर्विद्या
राजधर्म, नारी सम्मान, शत्रु क्षमा जैसे मूल्य जो पृथ्वीराज की जीवन शैली का हिस्सा थे, आज भी प्रशासनिक शिक्षण और सेना की ट्रेनिंग में प्रेरणा के रूप में गिने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की गाथा यह सिखाती है कि शत्रु चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, यदि आत्मबल अडिग हो तो विजय अवश्य मिलती है। वह यह सिखाता है कि सम्मान से बड़ा कोई राज्य नहीं होता। वह यह भी दिखाता है कि प्रेम केवल भावना नहीं, अपराजय शक्ति भी बन सकता है। और सबसे अहम, वह यह सिखाता है कि अंतिम क्षण तक लड़ना अंततः अमरता का द्वार खोलता है। जब हम पृथ्वीराज चौहान की कहानी को अंत तक पढ़ते हैं तो यह केवल एक वीर योद्धा की बायोग्राफी नहीं लगती, बल्कि यह हमें आत्मबल, संकल्प और स्वाभिमान की जीती जागती मूर्ति दिखाई देती है। उसकी कहानी उस रेत की तरह है जो जितनी ज्यादा मुट्ठी में दबाई जाए उतनी ही तेजी से उभरती है। इतिहास में भले ही सत्ता और साम्राज्य बदलते रहें, लेकिन पृथ्वीराज जैसे योद्धा अमरत्व का मुकुट पहनकर कालजयी हो जाते हैं। पृथ्वीराज की आंखें छीनी जा सकती थी, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं। उसे कैद किया जा सकता था, लेकिन उसके आत्मसम्मान को नहीं। उसका राज्य छीना जा सकता था, लेकिन उसकी पहचान को नहीं। वह केवल तलवार से नहीं लड़ा, बल्कि सिद्धांतों, प्रेम और राष्ट्रधर्म के लिए लड़ा। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब आंखों में अंधेरा छा जाए, तब भी अगर आत्मा में प्रकाश है तो लक्ष्य सटीक भेदा जा सकता है। संयोगिता के लिए उसका प्रेम, भोरी के खिलाफ उसकी अंतिम बाण वर्षा, जयचंद के अपमान को चीरती उसकी ज्वाला, यह सब कुछ एक वीरता की परिभाषा नहीं, बल्कि चिरकालिक प्रेरणा है। आज की पीढ़ी के लिए पृथ्वीराज की कहानी यह संदेश देती है कि